हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉप 200 एडियम्स। टॉप 200 एडियम्स का क्या मतलब है कि ये वो एडियम्स हैं जो अब तक एसएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, यानी कि इनके एग्जाम में आने की संभावना बाकी एडियम्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट तो और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनके आने की संभावना क्या बहुत ज़्यादा है और टॉप 200 है, इसलिए आप इसको कर लेना। इसका जो पार्ट 1 है वो मैं करवा चुका हूँ, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये है इसका भाई पार्ट 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। पहला आइडिया मैं आज का, टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, जिससे मैं आपको समझा के चलता हूँ ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए, रट्टा ना मारना पड़े। मान के चलो आपका जो ये वाला कान है ना, ये डेफ है, यानी कि आप इस कान से बहरे हो, इस कान से आपको सुनाई दे रहा है, सामने वाला कुछ बोल रहा है। अब एक बात बताओ, कॉमन कॉमन सेंस वाली बात है, सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो आप उसकी तरफ अपना ये वाला कान आगे करोगे क्योंकि इससे आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन आपने ये ना करके ना, आपका जो डेफ ईयर है वो आपने टर्न कर दिया उसकी तरफ। भाई क्या? और बोल, नहीं समझ में आया? तो आप क्या कर रहे हो, आप जानबूझ के उसकी बात को नहीं सुनने की कोशिश कर रहे हो। तो टू टर्न अ डेफ ईयर, यानी कि किसी के प्रति अगर आपने अपना डेफ ईयर कर दिया, इसका मतलब आप उसकी बात को अनसुना कर रहे हो, आप उसकी बात की आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, या आप उसकी डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड कर रहे हो, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टू टर्न अ डेफ ईयर का क्या मतलब है? डिसरिगार्ड करना किसी को, या रिफ्यूज टू ओबे, मानने से मना कर देना, या टू बी इनडिफरेंट, अनजान बन जाना, या नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना। ठीक है ठीक है भाई। डिस्पाइट हिज फ्रेंड्स वार्निंग्स, अपने दोस्तों के वार्निंग के बावजूद भी टॉम टर्न्ड अ डेफ ईयर टू देयर एडवाइस। टॉम ने क्या किया? उनके एडवाइस के प्रति क्या किया? ही टर्न्ड अ डेफ ईयर, मतलब उसने एडवाइस को क्या किया? अनसुना किया। टू टर्न अ डेफ ईयर का मतलब अनसुना करना, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना। ठीक है, अगला है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब है किसी चीज के पीछे के अर्थ को समझ जाना, छुपा हुआ जो अर्थ है। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब आराम आराम से एक एक लाइन के बीच में बिल्कुल पढ़ रहे हो, यानी कि छुपा हुआ अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके दोस्त ने किसी और आदमी से जाके बड़े प्यार से बात कर ली और आप ऐसे कर रहे हो, बेटा गड़बड़ है, तो बाकी दोस्तों ने, भाई वो क्या गड़बड़ है, प्यार से जाके बंदे ने बातें तो की है। तो आप बोल रहे हो, भाई तू उसको जानता नहीं है, ये जिस तरह का बंदा है ना, ये प्यार से बात कर ही नहीं सकता। तो इसके प्यार से बात करने के पीछे का जो इंटेंशन है मैं समझ गया। तो आप क्या कर रहे हो? यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि किसी काम के पीछे के रियल इंटेंशन को समझ जा रहे हो, किसी चीज के छुपे हुए अर्थ को समझ जा रहे हो, इसी इसी चीज के लिए यूज करते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, किसी चीज की जो हिडन मीनिंग है वो समझ जाना, या फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, मतलब जो शब्द हैं जितना वो आपको बता रहे हैं ना, उससे ज्यादा समझने की कोशिश करना। मतलब और लोगों ने मान के चलो ये पढ़ा कि शी इज ग्रेट, ये मान लो 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिखा है छोटा सा, शी इज ग्रेट ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी सब लोग इसको शी इज ग्रेट पढ़ रहे हैं और वही मीनिंग समझ रहे हैं कि वो महान है, वो महान है। लेकिन आप इसको पढ़ के समझ गए कि नहीं, इसका एक कोड मीनिंग है और इसका एक दूसरा मीनिंग है। तो आप इसका छुपा हुआ अर्थ समझ गए, या जो शब्द ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा मीनिंग आप क्या कर गए? समझ गए। तो यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, है ना। आप क्या कर रहे हो? छुपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो साराज ईमेल सीम्ड पोलाइट, सारा का जो ईमेल था, जो उसने ईमेल में लिखा था, वो देखने में क्या लगा? पोलाइट। क्या लगा देखने में? पोलाइट। लेकिन आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स एंड सेंस हर डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन मैंने क्या कर लिया? आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब मैं उसके ईमेल के पीछे के जो छुपी हुई मीनिंग है उसको मैं समझ गया, और ये समझ गया कि वो क्या जता रही है? डिसअपॉइंटमेंट जता रही है। सबको देखकर लगा भाई पोलाइट है, लेकिन मैं छुपे अर्थ को समझ गया, तो आई रेड बिटवीन द लाइन्स। अ पीस ऑफ केक, बोलते हैं ना कि यार ये काम तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है। तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? बहुत आसान। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान, यानी कि बोलते हैं ना कि दिस इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब ऐसे पीस ऑफ केक मतलब उठाया और खा गया, बहुत आसान है मेरे लिए। तो वेरी इजी लिखा है ना, वेरी इजी। विद ऑल द प्रिपरेशन सी डिड, मतलब उसने जो तैयारी करी थी उसके अकॉर्डिंग, द एग्जाम टर्न्ड आउट टू बी अ पीस ऑफ केक, उसने इतनी तैयारी कर ली थी कि जो एग्जाम था उसके लिए क्या बन गया? एक पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत ही इजी चीज बन गया। इसका ऑपोजिट क्या होगा? अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसी समस्या, परेशानी जिसका समाधान करना क्या हो? मुश्किल हो, उसको बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, ये भी एक इडियम है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर। ठीक है, या फिर कह सकते हो नियमित अंतराल पर, नियमित अंतराल पर मतलब किसी काम को लगातार ना करके रुक रुक कर करना, एक गैप ले लेके करना, उसको बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो लिखा ना अनस्टडी, एक होता है स्टडी, स्टडी का मतलब स्थिर, एक होता है अनस्टडी यानी कि अस्थिर, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है।
इरेगुलरली का मतलब क्या, इरेगुलरली का मतलब क्या होता है, नियमित रूप से, और इरेगुलरली का मतलब क्या होता है, अनियमित, यानी कि कभी हो रहा है तो कभी नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। टॉम ट्राई टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट, टॉम ने अपना प्रोजेक्ट खत्म करने की कोशिश की, बट ही केप्ट वर्किंग ऑन इट, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि रुक रुक कर काम किया उसने, लगातार काम नहीं किया, मतलब कुछ दिन काम किया फिर रुक गया, फिर कुछ दिन काम किया, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप का मतलब क्या होता है, छलांग, लीप का मतलब क्या होता है, छलांग, है ना, और बाउंड का मतलब क्या होता है, जब आप तेजी से चलते हो लंबे छलांग लेते हुए, तो दोनों की सिमिलर मीनिंग है, यानी कि तेजी से छलांग लेते हुए बड़े बड़े कदम बढ़ाना, तेजी से छलांग लेते हुए बड़े बड़े कदम बढ़ाना, यानी कि हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना दिन दुगनी रात चौगनी, अगर आप शुद्ध हिंदी में समझोगे तो क्या बोलते हैं, दिन दुगनी और रात चौगनी, ठीक है, दिन दुगनी रात चौगनी बोलते हैं ना, यानी कि बहुत तेजी से, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि वेरी क्विकली, वेरी रैपिडली या वेरी स्विफ्टली, रैपिडली का मतलब भी क्या होता है, तेजी से, नहीं याद द वर्ड तो याद कर लेना, रैपिडली का मतलब क्या होता है, तेजी से, ठीक है, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, सोचो ना कोई बंदा किसी जगह पर लीप करता हुआ, छलांग लगाता हुआ जा रहा है, तो वो जल्दी से पहुंचेगा, तेजी से पहुंचेगा, ठीक है। सिंस स्टार्टिंग हर न्यू एक्सरसाइज रूटीन, सारा's फिटनेस लेवल हैज इंप्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि जब से उसने अपना एक्सरसाइज का रूटीन बनाया है, उसका जो फिटनेस लेवल है वो इंप्रूव हो रहा है, कैसे, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है, रैपिडली, ठीक है। कॉक एंड बुल स्टोरी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक मुर्गा था, मुर्गा, मुर्गा जानते हो ना, मुर्गे को कॉक बोलते हैं। एक बार एक मुर्गा था, ठीक है, वो ना एक बुल के पास गया, बुल माने क्या होता है, सांड, जानते हो ना, बैल, बैल भी कह सकते हो, सांड भी कहते हैं। वो गया और मुर्गे ने क्या किया, उस बैल को ना उठा के पटक पटक के मारा, मतलब मुर्गे ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से ऐसे बैल की सींग को पकड़ा और उसको पटक पटक के मारा। अब आप मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, क्या आप इस कहानी पे विश्वास करोगे, नहीं करोगे, है ना। तो कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाई मैंने आपको, लेकिन आप इस कहानी पे विश्वास ही नहीं कर रहे। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, एन अनबिलीवेबल, यानी कि अविश्वसनीय, और एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका, जिसका कोई तुक नहीं है, मतलब एक अजीबोगरीब सी अनबिलीवेबल और बेतुकी सी कहानी जो होती है ना, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। जैसे एक एम्प्लॉय लेट हो गया काम पे, बॉस ने पूछा कहाँ था, बोल रहा बॉस आपको क्या बताऊं, रास्ते में मैंने देखा कि एक बस जो थी ना उसका ब्रेक फेल हो गया, बहुत तेजी से वो लोगों को रौंद देते हुए जा रही है, तभी अचानक सुपरमैन आ गया, सुपरमैन ने ऐसे करके हाथ से बस को रोक दिया। तो वो जो कहानी सुना रहा है ना, वो क्या है, मनगढ़ंत कहानी है, यानी कि ऐसी कहानी जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, बेतुकी है, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। टॉम्स एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई ही वाज लेट साउंडेड लाइक अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब टॉम ने जो एक्सप्लेनेशन दिया ना लेट होने का, उसको देखकर या सुनकर ऐसा लगा कि भैया ये तो कॉक एंड बुल स्टोरी है, अनबिलीवेबल है। नोबडी बिलीव्ड हिम, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को अपना कोल्ड शोल्डर देना, मतलब होता ना, जैसे आपने सुना होगा किसी के कंधे पे सिर रख के रोना, बोलते हैं ना कि भाई, मतलब अगर सारी दुनिया से इसी तरीके से तुम रूडली बिहेव करते रहोगे तो बुरे वक्त में कोई तुम्हें अपना कंधा नहीं देगा रोने के लिए, बोलते हैं ना कि किसके कंधे पे सर रख के रोगे। अब मान के चलो आप बहुत दुखी हो, है ना, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप किसी के कंधे पे सर रख के रोना चाहते हो, और एक ही आपकी लाइफ में, अब चाहे वो हो चाहे वो हो, अगर आप लड़का हो तो आपके केस में महिला मित्र, लड़की हो तो पुरुष मित्र, और आप गए उसके पास, आपने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तुम्हारा कंधा चाहिए रोने के लिए, उसने अपना कंधा दे तो दिया, लेकिन कंधे पे ना यहाँ पे उसने बहुत सारी बर्फ रख रखी है, या उसने कंधा जो है ना अपना बहुत ठंडा कर रखा है, उसका कंधा बहुत कोल्ड है, तो आप अपना दुख व्यक्त करने गए उसके कंधे पे रखे, लेकिन जैसे ही आपने रखा अपना सर उसके कंधे पे, आपने देखा वो तो ठंडा है, तो आपने हटा लिया। मतलब क्या हुआ इसका, देखो मतलब क्या हुआ, डेलिबरेटली इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड समवन। मैं चाहता तो आपको अपना नॉर्मल वाला कंधा भी दे सकता था ना, लेकिन मैंने आपको ठंडा वाला कंधा दिया, यानी कि मैं आपके दुख से कोई, मेरे को लेना देना नहीं है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ, या फिर मैं आपसे अनफ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरे को आपसे कोई दोस्ती नहीं बढ़ानी, मतलब टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, कि भाई मेरे कंधे पे सर रख के मत रो, रोना है तो ले, ठंडा कंधा, रोएगा रोएगा तो आएगा ही नहीं रोने के लिए, यानी कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। एट द पार्टी सारा ट्राई टू टॉक टू टॉम, सारा ने टॉम से बात करने की कोशिश करी, मेरे सारे एग्जाम्पल में सारा और टॉम है, क्यों बार बार नाम चेंज करना, कंफ्यूज करना, है ना। एट द पार्टी सारा ट्राई टू टॉक टू टॉम, सारा ने टॉम से बात करने की कोशिश की, बट शी, अच्छा टॉम ने, सारा ने कोशिश की, यहाँ पर बात करने की, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो ही गेव हर द कोल्ड शोल्डर, पागल है ये,
टॉम जो है वो पागल हो चुका है। सारा ने टॉम से बात करने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने उसको कोल्ड शोल्डर दे दिया। कोल्ड शोल्डर देने का मतलब कंधा उखाड़ के दे दिया? नहीं, कोल्ड शोल्डर देने का मतलब है कि उसने बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसने इग्नोर कर दिया उसको, मतलब, ठीक है, एंड वॉकड अवे, और चला गया। इसको बोलते हैं अल्फा या सिग्मा मेल, क्या बोलते हैं, आजकल चल रहा है ना बहुत, ठीक है। इन अ नटशेल, जैसे कोई इंसान आपको बिल्कुल रावी झेलम चेनाब जितनी लंबी कहानी आपको सुना रहा, तो आप बोलते हो भाई मेरे को संक्षेप में बता दे, शॉर्ट में बता दे, संक्षेप में बता दे, बोलते हैं ना शॉर्ट में या फिर संक्षेप में, तो उसी को बोलते हैं इडियम की भाषा में इन अ नटशेल। एक नट कितना सा होता है, एक नट इतना सा ही तो होता है, और आप किसी चीज को नट शेल में, ये नट का शेल है, शेल मतलब जो कवर होता है, बादाम का जो कवर होता है, नट इतना सा तो होता है नट, उसका कवर निकाल दोगे और आप बोलते हो किसी चीज को इन अ नट शेल, इसका मतलब कोई चीज मुझे ना शॉर्ट में बता दे। नट शेल छोटा सा होता है तो शॉर्ट में बता दे, ठीक है। ब्रीफली एंड कंसाइजली, कंसाइजली एंड ब्रीफली का मतलब वही होता है संक्षेप में, क्या होता है, संक्षेप में, ठीक है। इन अ शॉर्ट या क्लियर वे, भाई सीधा सीधा और शॉर्ट वे में, या टू डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स, या कुछ ही शब्दों में डिस्क्राइब करना, लंबा नहीं जाना, ठीक है। टू एक्सप्लेन द सिचुएशन इन अ नटशेल, मतलब सिचुएशन को अगर नटशेल में बताना है, मतलब शॉर्ट में बताना है, वी नीड टू कट कॉस्ट्स टू अवॉइड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो भैया शॉर्ट में बात यही है कि हमें अपने खर्चों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अगर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम को क्या करना है, अवॉइड करना है। 100 बात की एक बात यह है, सारी बातें क्या बताऊं, इन अ नटशेल है ये, यानी कि संक्षेप में यही है, ठीक है। अगला है इन द सेम बोट, कोई आपको अपना दुख बता रहा है और आप बोल रहे हो कि भाई जिस कंडीशन में तू है उसी कंडीशन में मैं हूं, जिस कंडीशन में तू है उसी कंडीशन में मैं हूं। और इसको, इस सिचुएशन को बताने के लिए गाना भी बना है कि जो हाल दिल का उधर हो रहा है वो हाल दिल का इधर हो रहा है, मतलब जो तेरी हालत है वही मेरी हालत है, वी आर इन द सेम बोट, यानी कि एक ही परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति, एक ही परिस्थिति में, ठीक है। इन द सेम अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन, और वो जो परिस्थिति होनी चाहिए, वो जो परिस्थिति होनी चाहिए वो थोड़ी सी अनप्लेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि तभी यूज करते हैं हम इसको, हम इस इडियम को तभी यूज करते हैं जब दो लोग एक ही तरह की परेशानी, समस्या या डिफिकल्टी में हो, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रो वी आर इन द सेम बोट, वी आर इन द सेम बोट, तेरी वाली भी गई मेरी वाली भी गई धोखा देके। सारा एंड टॉम वर बोथ स्ट्रगलिंग विद देयर फाइनेंसेस, सारा और टॉम दोनों के दोनों अपने फाइनेंसेस को लेकर क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि दोनों के दोनों परेशान है। सो दे रियलाइज दे वर इन द सेम बोट, उनको रियलाइज हो गया कि वो क्या है, एक ही बोट में सवार है, एक ही नैया में, बोलते हैं ना हम दोनों एक ही नैया में सवार है, एक ही नाव में सवार है, ठीक है। पुल योर सेल्फ टूगेदर, मतलब एक इंसान आपके पास आया, आपका दोस्त, और बोलता भाई तेरा भाई आज बिखर गया, तेरा भाई आज बिखर गया, तेरे भाई ने ऐसी बातें सुन ली ना आज उसके मुंह से, मतलब मैंने ऐसे ऐसे चैट पढ़ ली उसके फोन में, तेरा भाई आज बिखर गया। आप अपने दोस्त को बोल रहे हो भाई जो बिखरा है ना उसको समेट ले, पुल योर सेल्फ टूगेदर, जो तेरे टुकड़े इधर उधर पड़े हैं ना अपने आप को पुल कर, यानी कि खींच ले, समेट ले, टुगेदर एक साथ, यानी कि क्या, कूल, कंपोज, शांत। तो इसके लिए यूज होता है, देखो, टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली। आपका दोस्त पागलों की तरह कर रहा, भाई तेरा भाई टूट गया बिखर गया, आप उसको बोल रहे हो टूट मत बिखर मत, अपने आप को समेट ले, अपने आप को समेट ले, यानी कि पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, भाई एक साथ समेट ले अपने आप को, अपने आप को एक कर ले, जो तेरे टुकड़े इधर उधर है ना उनको समेट ले, यानी कि क्या हो जा, काम, यानी कि काम डाउन, शांत हो जा, और अप्रोप्रिएटली बिहेव कर, एक्ट कर, नादान की तरह एक्ट मत कर, बच्चों की तरह एक्ट मत कर, निब्बों की तरह एक्ट मत कर, क्या कर, थोड़ा सा मैच्योर बन जा, अप्रोप्रिएटली तरीके से क्या कर, एक्ट कर। आफ्टर रिसीविंग द बैड न्यूज, बैड न्यूज रिसीव करने के बाद सारा टुक अ डीप ब्रेथ, सारा ने गहरी सांस ली, एंड टोल्ड हरसेल्फ टू पुल हरसेल्फ टुगेदर, और अपने आप को बोला कि कोई बात नहीं सारा, पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालना, बोलते हैं ना संभालना, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालना, अपने आप को, या फिर कह सकते हो दूसरे को, किसी के लिए भी कह सकते हो, संभालना, ठीक है। बिफोर फेसिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को फेस करना तो अपने आप को संभालो, काम डाउन हो जाओ, ठीक है, पुल योरसेल्फ टुगेदर। अगला है अ डार्क हॉर्स, ये तो आपको पता है, ये सबको याद होगा, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा व्यक्ति है ना जो कभी आपने उससे कुछ एक्सपेक्ट ना किया हो कि वो ऐसा कर सकता है और उसने ऐसा कर दिया, है ना। आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो एक लड़के से कि वो क्लास में टॉप करेगा, लेकिन वो अचानक से एक दिन रिजल्ट आया और आपको पता लगा टॉप कर गया, तो उसे क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि जो विनर है ना वो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये जीत जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही वॉज अ डार्क हॉर्स, ठीक है। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो
अनएक्सपेक्टेड तरीके से जीत जाता है, कामयाब हो जाता है, या फिर एन अननोन कैपेबिलिटीज, एन अननोन, एन हटा दो ऐसे, अननोन कैपेबिलिटीज, यानी कि किसी इंसान के अंदर कोई क्षमता है लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते, एकदम से कुछ ऐसा कर देता कि आपको उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में पता लग जाता, तो हम क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स बोलते हैं उसको भी, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन सारा एमर्ज्ड एज अ डार्क हॉर्स, सारा जो थी ना वो उभरी, एमर्ज का मतलब उभरना, सारा उभर के निकली, कैसे उभर के निकली, एक डार्क हॉर्स के तौर पर, है ना, यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर बन गई वो। सरप्राइजिंग एवरीवन विद हर अनएक्सपेक्टेड टैलेंट, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके पास ऐसा टैलेंट होगा, तो वो क्या निकली, वो क्या निकली, डार्क हॉर्स, क्या निकली वो, डार्क हॉर्स, ठीक है। अगला, अ डाइम अ डजन, बहुत प्राचीन समय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यूके वगैरह में डाइम का मतलब 10 हुआ करता था, एक स्लैंग हुआ करता था ये, डाइम का मतलब 10 हुआ करता था, एक स्लैंग वर्ड में 10 को डाइम भी कहते थे, और डजन आपको पता है 12, ठीक है। तो वहां पर ना कहावत हुआ करती थी, कहावत यूज करते थे कि भाई जैसे क्या तुम मुर्गियों की बात करते रहते हो, ये बताते रहते हो कि मुर्गियां अंडे देती हैं, भाई हर 12 में से 10 मुर्गी अंडे देती है, उस समय यूज किया करते थे, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति ने बोला कि भाई देख मेरी ये वाली मुर्गी भी अंडे देती है, भाई देख मेरी ये वाली मुर्गी भी अंडे देती है, मेरी वाली मुर्गी भी अंडे देती है, आप क्या बोल रहे हो भाई, इसमें नई बात क्या है, हर 12 में से 10 मुर्गी अंडे देती है, मतलब पूरे यूके में, तेरे पास ही क्या, पूरे यूके में चला जा, हर 12 में से 10 मुर्गी अंडे देती ही है, हर 12 में से 10 मुर्गी अंडे देती ही है, यानी कि ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई ना, हर 12 में से 10, मतलब किसी चीज की संख्या इतनी ज्यादा है कि मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसके लिए यूज करते थे अ डाइम, यानी कि 10, अ डजन यानी कि हर 12 में से 10, हर 12 में से 10 यानी कि संख्या ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है, तो किसी चीज की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है, उसकी जो वैल्यू घट जाती है, तो उस टर्म को दर्शाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अ डाइम अ डजन, यानी कि नॉर्मल सी चीज, कोई ज्यादा हाई फाई चीज नहीं, कॉमन सी चीज लिखा है ना, देखो वेरी कॉमन, कोई बहुत कॉमन सी चीज उसको आपको दर्शाना हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, इट इज लाइक अ डाइम अ डजन, इट इज लाइक अ डाइम अ डजन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब कॉमन सी चीज है और ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसका नहीं है। एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन है और उसको प्राप्त करना क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, मतलब कोई डिफिकल्ट सी चीज नहीं है, तो ऐसे किसी भी कॉमन सी चीज को क्या बोलते हैं, अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, ठीक है। जैसे आजकल इंटरनेट हर किसी के पास अवेलेबल है, कोई मुश्किल सी चीज नहीं रह गई है, तो इंटरनेट इज लाइक अ डाइम अ डजन, है ना, बहुत ईजी है, बहुत कॉमन हो गया आजकल। इन द सिटी कॉफी शॉप्स आर अ डाइम अ डजन, मतलब इस सिटी के अंदर ना जो कॉफी शॉप्स है वो क्या है, अ डाइम अ डजन, मतलब जगह जगह पाए जाते हैं, कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया अब तो, मतलब एक समय में आपको पता है जो एक समय में जो स्क्रीन टच वाला मोबाइल फोन था ना, बड़ा वो रेयर था, किसी किसी के पास हुआ करता था, और इंटरनेट भी किसी किसी के पास हुआ करता था, कीपैड वाले फोन हुआ करते थे, लेकिन अब इंटरनेट सबके पास है, जो स्क्रीन टच मोबाइल है सबके पास है, तो आजकल क्या है वो कॉमन हो चुका है, अ डाइम अ डजन, उस समय में क्या था वो रेयर था, वो मतलब किसी किसी के पास ही मिलता था वो, ठीक है। तो ऐसे ही शहर में जो कॉफी शॉप है वो रेयर हो गया, रेयर हो गया मतलब कॉमन हो गया, अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, यानी कि मात्रा बहुत ज्यादा है, ये भी कह सकते हो कॉफी शॉप की मात्रा बहुत ज्यादा है, डाइम अ डजन का मतलब, ठीक है। अ स्टोन्स थ्रो अवे, एट अ स्टोन्स, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब जब आप किसी चीज की डिस्टेंस बताते हो ना, और आप ये बोलते हो कि मेरा जो घर है ना इज एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब मेरा घर इतनी पास है कि मैं ऐसे पत्थर फेंक के बता सकता हूँ कि देख पूरा मेरा घर, मतलब अगर आप किसी डिस्टेंस को एक स्टोन को थ्रो करके बता पा रहे हो कि भाई देख जहां मैंने पत्थर फेंका वो मेरा घर है, तो आप स्टोन को थ्रो करके बता पा रहे हो, मतलब कोई चीज पास ही है ना। अगर कोई चीज बहुत दूर है तो क्या आप पत्थर फेंक के बता पाओगे, क्योंकि पत्थर फेंकने की भी आपकी एक लिमिट है ना कि आप कहाँ तक फेंक पाओगे, तो पत्थर अगर आप फेंक पा रहे हो मतलब वो चीज पास है। तो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, सिंपल। मैंने क्या बोला आपको, अगर आप चीजों को समझ समझ के करोगे, इस तरीके से लॉजिकली अगर करोगे, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगी, फिर भी इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, एक बार बस क्विक रिवीजन, एक बार फटाफट से एक बार बस इसको पढ़ते हुए निकल जाना, ठीक है। तो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होगा भाई, देख पत्थर फेंक के बता सकता हूँ, ये रहा, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस पे। द ग्रोसरी स्टोर इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे, इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे, यानी कि जो ग्रोसरी स्टोर ना बहुत पास है फ्रॉम आवर हाउस, हमारे घर से, सो वी कैन इजिली वॉक देयर, हम आराम से चलते हुए वहां पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। अब मान के चलो, मेरी बात को ध्यान से समझना, इस आदमी को भी देखो, ये भी वही कर रहा है, इस आदमी ने क्या किया होगा, इस आदमी ने पहले एक ड्राइंग बोर्ड लिया होगा, ड्राइंग बोर्ड लिया होगा, इस पे इसने अपने पूरे प्रोजेक्ट का ना एक वो तैयार किया होगा, क्या बोलते हैं उसको,
बोलते ना एक खाका तैयार किया होगा, एक सैंपल तैयार किया होगा, इस बोर्ड के ऊपर बनाया होगा कि भाई हाँ आर्किटेक्चर की बात करें भाई घर में ऐसा वैसा होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, सारा इसने तैयार किया। और इसका जो प्रोजेक्ट था, इसका जो प्रोजेक्ट था, क्योंकि शुरुआत इसने यहाँ से करी थी, ये बनाने के बाद इसने टीम हायर करी होगी, लोगों को लाया होगा, फिर थोड़ी सी टेक्निक्स लगाई होंगी, काम स्टार्ट किया होगा, और लास्ट में जाके क्या हुआ, प्रोजेक्ट हो गया फेल। अब इसको क्या करना पड़ा, वापस से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ा, यानी कि वापस से प्रोजेक्ट को शुरू करना पड़ा बिल्कुल जीरो से। अगर ये वापस से ड्राइंग बोर्ड पे गया है, इसका मतलब क्या है, किसी काम को दोबारा से जीरो से शुरुआत करना, किसी काम को फिर से जीरो से शुरू करना, किसी प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करना, किसी काम को दोबारा से स्टार्ट करना, यही मतलब होता है। देखो क्या लिखा है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि यहां तक पहुंचने के बाद बंदा क्या चला गया, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल, कोई आइडिया अनसक्सेसफुल हो गया, एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज, और इसीलिए एक नया आइडिया अब आपको दोबारा से इजाद करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो नया आइडिया यानी कि दोबारा से उस काम को करने जा रहे हो, यानी कि यू आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। प्लान इट ऑल ओवर अगेन, या फिर सारी चीजों को क्या करना, सारी चीजों को फिर से प्लान करना, सारी चीजों को क्या करना, फिर से प्लान करना। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, यानी कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना, सारी चीजों को फिर से प्लान करना, सारी चीजों को फिर से प्लान करना, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द फोकस ग्रुप, द डिजाइन टीम रियलाइज्ड, डिजाइन टीम को रियलाइज हो गया, दे नीडेड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। भाई जो डिजाइन टीम थी ना, उनको पता लग गया कि नहीं यार, हमें दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, मतलब हमें प्लान दोबारा से करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक नया प्लान तैयार करना पड़ेगा, दोबारा से नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हो गया, शुरू से शुरू करना, शुरू से शुरू करना, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और इडियम है, टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, इसी से मिलता जुलता इडियम। थोड़ा सा फर्क है कि ये इडियम तब यूज करते हैं जब आप किसी काम में अनसक्सेसफुल हो गए, कोई काम आपका क्या हो गया, खराब हो गया, और फिर आप उसको दोबारा करने गए, तो ये वाला। लेकिन अगर आप किसी काम को पहली पहली बार शुरू कर रहे हो और बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए हम ये यूज कर देते हैं, टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब बिल्कुल शून्य से शुरू करना, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, देखो ये दो छोटे छोटे कुत्ते दिख रहे हैं आपको, ठीक है। देखो बिल्ली यहाँ पर बैठी इस वाले पेड़ पे, अगर आपको दिख रही हो तो बिल्ली इस वाले पेड़ पे बैठी है, लेकिन ये बार्क यानी कि भौंक रहे हैं, बार्किंग अप यानी कि ऊपर देख के भौंक रहे हैं, बार्किंग अप ऊपर देख के भौंक रहे हैं, द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पे देख के भौंक रहे हैं। कोई फल मिलेगा इनको, इनको लग रहा है कि हम भौंकेंगे बिल्ली नीचे गिर जाएगी डर से, कोई फल मिलेगा नहीं, क्योंकि बिल्ली तो उस पेड़ पे। तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का क्या मतलब हो जाएगा, गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो भाई, है ना, यानी कि जो करना चाहिए उसको छोड़ के दूसरी चीज कर रहे हो, गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, मतलब इस प्रकार से काम करने की कोशिश कर रहे हो जो कभी उससे आपका काम बनेगा ही नहीं, यानी कि यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ब्रदर। मतलब आपको सीजीएल की तैयारी करनी है, उसके लिए आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग पढ़नी है ना, लेकिन आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो केवल, और आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, है ना। और इसके अलावा आप क्या कर रहे हो ना, आप वो क्या बोलते हैं साइंटिफिक प्रैक्टिकल्स वगैरह आप कर रहे हो, है ना, साइंस के प्रैक्टिकल्स अलग अलग आप कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप पास हो जाओगे, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यू आर बार्किंग, क्योंकि माना कि आप उससे नॉलेजेबल बन जाओगे, लेकिन जिस पर्पस के लिए आप वो चीज़ कर रहे हो उस पर्पस को आप कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे, यानी कि यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, एक और इसका थोड़ा सा मीनिंग एक और होता है कि मतलब अक्यूज यानी कि आरोप लगाना, डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, निंदा करना, द रॉन्ग पर्सन मतलब गलत इंसान पर इल्जाम लगा देना, गलत आदमी पर इल्जाम लगा देना, गलत आदमी की निंदा कर देना, तो उसके लिए भी हम क्या बोलते हैं, ब्रदर यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब तुम गलत आदमी पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो यही होता है, मतलब किसी काम को करने के लिए ना गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो आप, तो उससे उस काम तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। इफ यू थिंक आई टुक योर पेन, अगर तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारा पेन लिया है, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो भाई तुम गलत दिशा में जा रहे हो, मैंने तुम्हारा पेन नहीं लिया। आई हैवंट सीन इट एनीवेयर, मैंने कहीं तुम्हारा पेन नहीं देखा है, यानी कि तुम मेरे से पूछते रहोगे लेकिन कोई फायदा उसका नहीं होगा, क्योंकि उतने में तुम्हारा पेन कोई और लेके जा चुका होगा। यू आर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, ठीक है। बी ऑल ईयर्स, अब देखो अभी आपने डेफ वाला पढ़ा था, डेफ ईयर मतलब आप अनसुना कर रहे हो, अब आप क्या करो, बी ऑल ईयर्स, यानी कि आपके दोनों कान आपने ऐसे आगे कर दिए, बी ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब दोनों कान आपने आगे कर दी, मतलब किसी काम को या किसी बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हो, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, लिसनिंग इंटेंटली, यानी कि बहुत सावधानी से सुनना। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, यानी कि रेडी का मतलब तैयार और ईगर का मतलब इच्छुक या उत्सुक, किसी चीज को सुनने के लिए इच्छुक या उत्सुक रहना, यानी कि आपने दोनों कान ऐसे कर दिए, हाँ भी बता बता बता,
पड़ोसी के घर में लड़ाई होती है तो कैसे आप दोनों कान से हाँ क्या बात हुई क्या बात हुई, तो वहाँ पर आप क्या हो जाते हो, बी ऑल ईयर्स। लेकिन जब माँ बाप सलाह दे रहे होते हो तो क्या कर देते हो, यू टर्न योर डेफ ईयर, तो अपना बहरा वाला कान आगे कर देते हो, उनको इग्नोर करते हो, होता है ना। When Sarah started telling her exciting story, जब सारा ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू करी, टॉम बिकेम ऑल ईयर्स, तो टॉम जो था ना वो ऑल ईयर्स हो गया, टॉम बिकेम ऑल ईयर्स मतलब उसने अपने दोनों कान आगे कर दिए, ईगर टू हियर एवरी डिटेल, क्योंकि उसको सारी डिटेल सुननी है। जब बोलते हैं ना सब जानना है इस, सुना होगा आपने डायलॉग, तो सब जानना है इस टॉम को, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, आप अपने पिताजी से सुनते होगे, जब आप मेहनत नहीं करते पढ़ाई नहीं करते क्या बोलते हैं, बेटा हमारे ज़माने में हम 5-5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, इतनी लंबी लंबी नदियाँ पार करके जाते थे, सर के ऊपर झोला रख के नदी को पार कर करके, नदी में मगरमच्छ भी होते थे, मगरमच्छ से बचते बचते जाते थे, दूसरे देशों से हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ी जाती थी, फिर भी मिसाइलों को कैसे 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 हम लोग क्या करते थे, मिसाइल को हम लोग इग्नोर करके हम लोग मिसाइलों से बच के निकलते थे। सुना होगा ना आपने बचपन में माता पिता बोलते हैं, खास करके पापा बोलते हैं, सुना होगा जब भी आप नहीं पढ़ते हो तो पापा ऐसा बोलते हैं कि हम तो इतने इतने किलोमीटर पैदल जाते थे, हम तो इस नदी में से ऐसे निकल कर हम तो जाते थे, पुल नहीं था हमारे समय में, हमारे समय में गाड़ियाँ नहीं थी, है ना। और फिर एक चीज़ और बोलते हैं कि हम तो भैया रात को 3-3 बजे तक पढ़ते थे, सारी सारी रात हम जागते थे, हम क्या करते थे, आधी रात में जो होता है ना वो आप पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, डिबिया बोलते हैं, डिबिया, डिबिया जानते हो, एक कांच की बोतल में उसका मिट्टी का तेल भर के, एक कपड़ा उपड़ा होता है, सूती कपड़ा कोई लेके उसको ऐसे ऐसे करके और उसके डिब्बे में छेद करके कपड़ा लगा देते हैं, आपने देखा होगा, कपड़ा लगा देते हैं, उसको तेल में डुबा देते हैं और थोड़ा सा हिस्सा उसका बाहर निकालते हैं ढक्कन से, उसको जला देते हैं, उसको बोलते हैं डिबिया। तो वो हमारे गाँव में भी था, तो हमने भी उस डिबिया में मतलब काफ़ी काम किए हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय तो लाइट नहीं होती थी ना गाँव में, तो काफ़ी सारे काम हम लोग बैठे बैठे डिबिया की रोशनी में ही किया करते थे, ठीक है भाई। तो बोलते हैं ना बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि आधी रात में जाग कर तेल जलाना, मतलब खूब कठिन परिश्रम करना। अगर कोई आपको बोल रहा है आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मतलब मैं आधी रात में जाग जाग के पढ़ रहा हूँ, यानी कि मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है टू वर्क और स्टडी टिल वेरी लेट इन नाइट, यानी कि रात को देर तक पढ़ना या देर तक जाग के मेहनत करना। टू वर्क वेरी हार्ड, यानी कि या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा क्या करना, कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना। एग्जाम्पल देखो, इन प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सारा हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, सारा को बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ा, या फिर कह सकते हो देर रात तक जाग के पढ़ना पड़ा, ठीक है, लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, कब यूज करते हैं ये, जब हम किसी इंसान को ये बोलते हैं ना कि भैया तुम बिल्कुल अपने जो तुम्हारे पूर्वज है तुम्हारे बिल्कुल उन्हीं की तरह लक्षण है, खास करके कई सारे जो लड़के होते हैं उनके लक्षण बिल्कुल उनके पापा की तरह होते हैं, तुम क्या बोलते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, तो उनके लिए क्या बोलते हैं, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, मतलब पिता की याद आ जाए किसी को देखकर, अगर कोई लड़का है उसको देखकर उसके पिता की याद आ जाए कि यार इसका बाप भी बिल्कुल ऐसी करता था, है ना, बाप की तरह इसकी सेम टू सेम हरकतें हैं, वो भी सड़कों पे पिटता था, ये भी सड़कों पे पिटता लोगों से, मतलब सेम हरकतें बाप जैसी है ना, यानी कि ही इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर टू वंस फादर, कोई बंदा जो बिल्कुल क्या हो, सिमिलर हो, बिल्कुल क्या हो, सिमिलर हो, किस चीज में, कैरेक्टर में या बिहेवियर में, किसके सिमिलर हो, अपने पापा के। या फिर कह सकते हो रिजेंबलिंग पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करे, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, उनसे मिलना, मेल खाना, रिजेंबल का मतलब मेल खाना, जो अपने पेरेंट्स से मेल खाए, तुम क्या बोलते हैं, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा, कहावत होती है। टॉम इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ही इज जस्ट एज टैलेंटेड इन म्यूजिक एज हिज फादर, टॉम उतना ही टैलेंटेड है म्यूजिक में जितना उसके पापा थे, ठीक है। गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब बोलते ना कि हाथ से जा चुका है, बोलते ना कि तुम्हारा लड़का जो है वो हाथ से जा चुका है, सुना ना आपने कि अब जो बहन जी तुम्हारा जो लड़का है ना वो हाथ से निकल चुका है, हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल जाना, सुना होगा आपने खूब ये। गली में जो आंटियां बैठती हैं बोलती है ना, अरे बहन वाह की लड़की तो हाथ से निकल गई, वाह की लड़की तो हाथ से निकल गई, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हाथ से निकलने का मतलब गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि हाथ से निकल जाना। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल अब नहीं रहा, या फिर गेट आउट ऑफ कंट्रोल, काबू से बाहर हो जाना। जैसे कोई सिचुएशन आपके काबू से बाहर हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे, द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड, गॉट आउट ऑफ माई हैंड, सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर चली गई, यानी कि मेरे से क्या हो गई, मेरे से क्या हो गई, अनकंट्रोलेबल हो गई, या फिर मेरे कंट्रोल से क्या हो गई, बाहर हो गई, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन सारा एंड टॉम क्विकली गॉट आउट ऑफ हैंड, मतलब उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट था ना वो गॉट आउट ऑफ हैंड, मतलब वो काबू से बाहर हो गया अब तो। एंड दे एंडेड अप शाउटिंग एट ईच अदर, और दोनों के दोनों जो है ना अंत में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला पड़े, अंत में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला पड़े।
और वही दिन टॉम की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। तो आइए हम सब 1 मिनट बिल्कुल मौन धारण करके टॉम की आत्मा के शांति की प्रार्थना करें, ठीक है? चलो, सीरियस नहीं लेना है भाई। पुल समवंस लेग, बोलते ना टांग खींचना, सुना होगा आपने। पुल समवंस लेग का मतलब होता है टांग खींचना, टांग खींचना। कि यार क्यों बेचारे की टांग खींच रहे हो? टांग खींचने का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, ठीक है? पुल समवंस लेग्स यानी कि किसी की टांग खींचना। पुल का मतलब खींचना, लेग का मतलब टांग। टू मेक फूल ऑफ मतलब किसी को मूर्ख बनाना, या प्लेइंग ए जोक विद समवन किसी के साथ मस्ती मजाक करना, या टू टीज समवन मतलब किसी को चिढ़ाना, उसी को बोलते हैं टांग खिंचाई करना, ठीक है? When Tom told Sarah that he won the lottery, जब टॉम ने सारा को बताया कि मैं लॉटरी जीत गया, she thought he was pulling her leg, तो उसको लगा कि ये मेरी टांग खींच रहा, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहा है। Until he showed her the winning ticket, उसने फाइनली अपना जो विनिंग टिकट है दिखा दिया। उसको लॉटरी कितने की लगी? 7 करोड़। कितने की लगी? 7 करोड़। और उसी दिन सारा ने टॉम से क्या कर ली? शादी कर ली, ठीक है? टेक विद अ पिंच या ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ पिंच या ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब ऐसे आप इसको समझोगे, कैसे समझोगे? मान के चलो आप एक ऐसी जगह पर गए जहां पर ना नमक का प्रोडक्शन होता है, मतलब आप किसी समुद्र के घाट पर चले गए जहां पर नमक बनाया जा रहा है, ठीक है? आप वहां पर इंस्पेक्शन करने गए, आप इंस्पेक्टर हो, आप वहां पर इंस्पेक्शन करने चले गए, और वहां पे जो जितने भी लोग हैं, जो ठेकेदार है या फिर जो भी सुपरवाइजर है, जितने भी लेबरर्स हैं, वो सब बोल रहे हैं कि सर नमक, हमारे नमक की जो क्वालिटी है वो 1 नंबर है, नमक में कोई मिलावट नहीं है, किसी प्रकार की कोई हानिकारक तत्व इसके अंदर नहीं मिला रखे हैं। तो एक तो हो सकता है कि आप केवल उनकी बात को सुन के सब कुछ मान लो, और एक है कि भाई आपने अपने पिंच में, पिंच का मतलब ये होता है, ये आपने अपने पिंच में थोड़ा सा वो सॉल्ट लिया और आपने ऐसे से किया, यानी कि आपने उनकी बात तो सुनी लेकिन उनकी बात पे आपने पूरा विश्वास नहीं किया, आपने थोड़ा सा डाउट अपने अंदर रखा। अगर आप नमक को पिंच से ले रहे हो, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने आपने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया, है ना? टू टेक विद अ पिंच, या फिर कह सकते हो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, या तो पिंच से इस तरीके से ले लेना, या ग्रेन का मतलब वही, ठीक है? ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब नमक का जो अंश होता है उसको ऐसे करके ले लेना, ठीक है? यानी कि क्या मतलब है? नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, मतलब जो चीज़ आपको बताई जाती है पूरी तरीके से उस पर विश्वास आप नहीं करते। या टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, मतलब आप किसी चीज़ को सुन तो रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में क्या है? डाउट भी है, उसको बोलते हैं टू टेक विद अ पिंच, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है? यानी कि मतलब किसी बात को एक्सेप्ट करना, मानना, लेकिन थोड़े से डाउट के साथ, किसी चीज़ को सुनना लेकिन मन में डाउट भी कहीं ना कहीं रखना, पूरी तरीके से विश्वास ना करना, ठीक है? व्हेन रीडिंग ऑनलाइन रिव्यूज़, ऑनलाइन रिव्यूज़ जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको कैसे लो? टू टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब जो आप रिव्यू पढ़ते हो ना उस पर पूरी तरीके से विश्वास मत करो, थोड़ा सा क्या रखो? डाउट रखो। टू टेक देम मतलब उन रिव्यूज़ को क्या लो? टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। समझ में आ रहा है? क्योंकि रिव्यूज़ क्या है ना, आजकल कंपनी क्या करती है? फेक रिव्यूज़ डलवा देती है अपने ही लोगों से, ताकि लोग उनको पढ़ के खरीद लें, ठीक है? अगला आ जाओ, द लॉयंस शेयर, है ना? अब मान लो एक जंगल का जो ये पूरा जंगल है मान लो, ठीक है? और जंगल में बात चली कि भाई जंगल में ना बंटवारा हो जाना चाहिए, जंगल में क्या हो जाना चाहिए? बंटवारा, अलग अलग जानवरों में ना जंगल बट जाएगा, ठीक है? एक तरफ आपका लॉयन है, एक तरफ आपका क्या है? मंकी है, ठीक है? और एक तरफ आपका क्या है? एक तरफ आपका मान के चलो है, कोई भी जानवर ले लो भाई, जैसे एक तरफ आपने रख लिया हिरन, क्या बोलते हैं इनको? ये जेब्रा रख लो, चलो जेब्रा, लॉयन, मंकी, जेब्रा, आपने 3 जानवर रखे और तीनों के बीच में जंगल में शेर बंटना है। तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ा शेर किसके पास जाएगा? लॉयन के पास जाएगा, कोई जंगल अगर आ जाए, ऊपर से इसका खौफ है, ये बोलेगा कि मुझे इतना हिस्सा चाहिए और इतने में बाकी तुम दोनों बांट लो। तो क्या है? लॉयंस शेयर। क्या है ये? लॉयंस शेयर, यानी कि किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वाला जो हिस्सा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है उसी को बोलते हैं लॉयंस शेयर। क्या बोलते हैं? लॉयंस शेयर। द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ होल, मतलब किसी एक कंप्लीट चीज़ का जो सबसे बड़ा और बेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं लॉयंस शेयर। द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डिजायरेबल पोर्शन, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा क्या है? डिमांड है, सबसे ज़्यादा क्या है? डिमांड है। तो ऐसे शेयर को, ऐसे हिस्से को क्या बोलते हैं? लॉयंस शेयर। क्या बोलते हैं? लॉयंस शेयर। ऑल्दो द प्रोजेक्ट वॉज अ टीम एफर्ट, हालांकि जो प्रोजेक्ट था ना वो एक टीम एफर्ट था, मतलब पूरी टीम ने मिलकर उसके ऊपर काम किया था। सारा एंडेड अप डूइंग द लॉयंस शेयर ऑफ द वर्क, लेकिन फिर भी सारा का जो काम था वो एक तरीके से क्या था? लॉयंस शेयर, यानी कि उस पूरे काम में, पूरे प्रोजेक्ट में अगर सबसे ज़्यादा हिस्सा किसी का था, सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी ने निभाई थी तो किसने निभाई थी? सारा ने, ठीक है? तो लॉयंस शेयर का मतलब क्या है? सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है?
द टू फाइट टूथ एंड नेल, आपकी अगर किसी से फाइट हो रही है, टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब आप उस फाइट के अंदर अपने टूथ यानी कि दांत का भी इस्तेमाल कर रहे हो उसको काटने के लिए, नेल अपने नाखूनों से भी उसको नोचने की कोशिश कर रहे हो, है ना। गर्ल्स फाइट में अक्सर ऐसा होता है कि दांत भी मार रहे हैं, नाखून भी नोच रहे हैं, बाल भी खींच रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी लड़ाई में पूरा दांत नाखून सब यूज कर रहे हो, मतलब आप अपना भरसक प्रयास कर रहे हो, आप अपना फुल एफर्ट मार रहे हो जीतने के लिए, है ना, फुल एफर्ट लगा रहे हो ना, तो यही इसकी मीनिंग है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि हर संभव प्रयास करना, या टू फाइट फ्यूरियसली मतलब बहुत ही क्रोध में लड़ना, एंड फियर्सली बहुत ही हिंसक तरीके से लड़ना, या फिर विद ऑल वंस स्ट्रेंथ एंड एफर्ट्स, आपके अंदर जितना भी स्ट्रेंथ है, जितना भी एफर्ट है, उसके साथ में आप किसी काम को करते हो, तुम क्या बोलते हैं कि आई फॉट विद टूथ एंड आई फॉट टूथ एंड नेल, आई फॉट टूथ एंड नेल, यहाँ पर विद दे देगा एग्जाम में आपको, आई फॉट विद टूथ एंड नेल, तो विद नहीं आता, ध्यान रखना, एरर एग्जाम में आ चुका है। आई फॉट टूथ एंड नेल मतलब मैंने इस काम को करने में अपना क्या लगाया, पूरा प्रयास लगाया, आई फॉट टूथ एंड नेल, आई फॉट टूथ एंड नेल, डिस्पाइट द ऑड्स, ठीक है, मतलब विषमताओं के बावजूद भी, द अंडरडॉग टीम फॉट टूथ एंड नेल, जो अंडरडॉग टीम थी, मतलब जिसको देख, मतलब जो कहते हैं ना अंडरडॉग का मतलब क्या होता है, जिससे कोई उम्मीद ना करे कि ये जीत सकती है या कुछ कर सकती है, अंडरडॉग है, क्या है अंडरडॉग, मतलब जिसको सबसे कम आंका जाता है, तो वो जो अंडरडॉग टीम थी फॉट टूथ एंड नेल, मतलब वो अपने पूरे प्रयास से लड़ी, टू विन द चैंपियनशिप, मतलब किसी को इन पर भरोसा नहीं था, इस टीम पर, ये लोग क्या थे, अंडरडॉग्स थे, लेकिन फिर भी इस टीम ने क्या किया, फॉट टूथ एंड नेल, मतलब इन्होंने डट के सामना किया, या फिर क्या किया, अपना पूरा प्रयास लगाया, एवरी पॉसिबल एफर्ट, एवरी पॉसिबल स्ट्रेंथ एंड एफर्ट, ठीक है। टू हिट द सैक, सैक का मतलब क्या होता है, बोरी, बोरी या बोरा, जिसके अंदर सामान वगैरह भर देते हैं, बोरी या बोरा, आप बहुत देर से काम कर रहे हो, आपने लात मारी बोरी में, बैक हिट किया आपने, आपने सैक को क्या किया, हिट किया, यू हिट द सैक, आपने बोरी को हिट किया, बैक बहुत हो गया काम, चल सोने चलो, ऐसे याद रखो इसको। टू हिट द सैक का मतलब क्या होता है, सोने जाना, टू हिट द सैक का मतलब क्या होता है, सोने जाना, सोने जाना, गो टू स्लीप, देखा है ना, गो टू बेड या प्रिपेयर फॉर स्लीप, सोने की तैयारी करना या बेड पर चले जाना, उसको बोलते हैं आपने लात मारी बोरे भेजल, बहुत काम हो गया आज के लिए, सोने दे मुझे। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, मतलब दिन में लंबा कार्य करने के बाद या लंबे समय तक कार्य करने के बाद, सारा वॉज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब थक गई थी, एंड रेडी टू हिट द सैक, और अब भैया बोरी पे लात मारने को तैयार थी, मतलब सोने को तैयार थी, एज सुन एज शी गॉट होम। अगला, अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है, अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में, इस तरीके से क्लाउड है और आप उस क्लाउड के अंदर खड़े हो, अंडर अ क्लाउड मतलब आप शक के घेरे में हो, आप शक के घेरे में हो, ठीक है, यानी कि शक आपके ऊपर है। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या है, अंडर सस्पिशन, यानी कि शक के घेरे में, बोलते हैं ना कि तुम शक के घेरे में हो, शहर छोड़ के मत जाना, वरना शक जो है वो यकीन में बदल जाएगा, ठीक है, शक के घेरे में। अगर ये अंडर द वेदर होता ना, एक होता अंडर द वेदर, पढ़ा होगा आपने, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार, ध्यान रखना दोनों में बहुत फर्क है। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार, और अंडर क्लाउड का क्या मतलब होता है, शक के घेरे में, शक के घेरे में मतलब शक के बादल तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे हैं, ऐसे याद रखो, शक के जो बादल हैं ये क्या है, शक के बादल, क्या है ये, शक के बादल, और तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे हैं, मतलब तुम शक के घेरे में हो। आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक, जब वो स्कैंडल का मतलब भांडा फूटा, ठीक है, द पॉलिटिशियन फाउंड हिमसेल्फ अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन, अंडर अ क्लाउड सिंपल, ठीक है, तो पॉलिटिशियन को लगा कि भैया मैं तो क्या हूं, अंडर अ क्लाउड हूं, यानी कि मेरे ऊपर सारा शक जा रहा है। एज फिट एज अ फिडल, सिंपल है, फिट आ गया ना, तो एज फिट एज अ फिडल का मतलब क्या होता है, स्वस्थ, एज फिट एज अ फिडल का मतलब क्या होता है, वेरी फिट, यानी कि स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिट आ रहा है इसमें। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है, जैसे एक इंसान है, इसके इस हाथ में भी लड्डू है, इस हाथ में भी लड्डू है, बोलते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू होना, दोनों हाथ में लड्डू होना, क्या मतलब हुआ इसका, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ब्रोकर हो, ठीक है, आपने किसी को एक प्रॉपर्टी दिलवाई, तो जिसको आप प्रॉपर्टी दिलवा रहे हो वो भी आपको कमीशन दे रहा है, और जिससे आप दिलवा रहे हो जो ओनर है ऑलरेडी, उससे भी आपने कमीशन लिया, तो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू आया, है ना, इसको बोलते हैं, यानी कि जब जब सारी चीजें आप ही के फेवर में हो, जब सारी कंडीशन से प्रॉफिट आप ही का हो रहा हो, तो ऐसे में यूज करते हैं कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि मतलब तुम्हें यहाँ का भी अच्छा मिल रहा है, यहाँ का भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन वेर इन जिसमें समवन हैज द प्रिविलेज, यानी कि विशेष अधिकार, प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार, ठीक है,
एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी के पास क्या है, विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार है ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब भैया दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज एंजॉय कर रहा है वो। तो ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए क्या यूज करते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऑल द एडवांटेजेस, ये सारे जो एडवांटेज है वो आपके हित में है। या फिर एन आइडियल सिचुएशन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो आदर्श है आपके लिए, मतलब जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो गया, आपका दोनों तरफ से प्रॉफिट हो गया, इधर से भी उधर से भी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लिविंग इन द सबर्ब्स ऑफर्स द बेस्ट बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि सबर्ब्स में अगर आप रहते हो तो आपको क्या मिलता है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। यू हैव द पीस एंड क्वाइट ऑफ द कंट्री साइड, एक तरफ आपको क्या मिलता है, सुख शांति आपको मिलती है कंट्री साइड में रहने की, कोई शोर शराबा नहीं है। एंड द कन्वीनियंस ऑफ द सिटी नियर बाय, और दूसरा आप शहर के नज़दीक भी हो, मतलब एक तो आप शहर के नज़दीक हो तो आने जाने में शहर में कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा सबब्स में हो यानी कि यहाँ पर सुख शांति भी है, और शहर अगर जाना हो तो शहर के नज़दीक भी हो। तो मतलब यहाँ रहने का क्या है, दोनों तरीके से आपके हाथ में क्या है, लड्डू है, यानी कि आपको दोनों तरीके से क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बाय हुक और बाय क्रुक, ये तो आपने सुना होगा कि भैया मैं तुझसे पैसे लेके रहूंगा बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि सही गलत किसी भी तरीके से, सही गलत गलत किसी भी ढंग से, किसी भी ढंग से, कि मतलब चाहे सही चाहे गलत लेकिन किसी भी ढंग से, उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, बाय एनी मीन्स गुड और बैड, मतलब अच्छा मीन अच्छी चीज़ हो या बुरी, अच्छा साधन हो या बुरा साधन हो, किसी भी तरीके से काम को करना। यूजिंग वॉट एवर मेथड्स आर नेसेसरी, मतलब जो भी मेथड आपको नेसेसरी लगे वो आप यूज़ करो। इन वॉट एवर वे वन कैन, मतलब जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। सारा वॉज डिटरमाइंड टू फिनिश हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, सारा ने निश्चित कर लिया था कि वो प्रोजेक्ट को ऑन टाइम खत्म करेगी। सो शी वॉज विलिंग टू डू वॉट एवर इट टुक, तो वो जो भी लगे वो करने को तैयार थी, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से करे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन प्रोजेक्ट वो टाइम पर खत्म करेगी। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, आपका जो टीथ है, आपका टीथ जिस स्किन से जुड़ा हुआ है, आप अपने टीथ को देखना शीशे में जाके, जो ये क्या बोलते हैं उसको, मसूड़ा बोलते हैं, तो उसकी जो स्किन है और आपका जो टीथ है ना, उनके बीच में देखो ना कितना कम गैप है, यानी कि क्या कह सकते हो, बिल्कुल नैरो मार्जिन है, बिल्कुल क्या है, मार्जिन बिल्कुल कम है, मार्जिन बिल्कुल क्या है, कम है। यानी कि बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, यानी कि आपके टीथ का जो स्किन है, आपके टीथ का जो स्किन है और आपका जो टीथ है, आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ, उनके बीच का मार्जिन देखो कितना नैरो है, कितना कम है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए ये वाला इडियम यूज़ करते हो कि बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, इसका मतलब आप क्या बोलते हो, बहुत ही कम मार्जिन से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही कम मार्जिन से। देखो क्या लिखा हुआ है, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, यानी कि बहुत ज़्यादा कम मार्जिन से। हैविंग अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना भी कहते हैं इसको। टू जस्ट बेयरली मैनेज टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, नाम मात्र के लिए, बल्कि क्या करना, मैनेज करना। टू जस्ट बेयरली मैनेज टू अचीव समथिंग। ठीक है, यानी कि नाम मात्र का कहते हैं, क्या बोलते हैं, नाम मात्र का। टॉम नैरोली अवॉइडेड मिसिंग हिज फ्लाइट, मतलब अपनी फ्लाइट को मिस करने से थोड़ा सा बचा वो, नैरोली का मतलब थोड़ा सा। ही मेड इट टू द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय रहते वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, बिल्कुल क्या, एक नैरो मार्जिन से, यानी कि अगर थोड़ा सा, नैरो मार्जिन का मतलब थोड़ा सा अगर और इधर या उधर होता तो काम खराब हो जाता, उसको बोलते हैं नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन का मतलब थोड़ा सा भी चीज़ अगर इधर या उधर हो तो वो चीज़ खराब हो सकती है, तो उसको बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अगर वो एयरपोर्ट पर पहुंचा है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, इसका मतलब बिल्कुल नैरो मार्जिन से पहुंचा, यानी कि अगर उसकी फ्लाइट 12 बजे की थी, एयरपोर्ट पे पहुंचने का टाइम अगर 10 बजे का था, तो वो 9:55 पे पहुंचा है, यानी कि देखो मार्जिन क्या है, बहुत कम है, तो क्या पहुंचा है वो, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अगला, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, है ना, कोई भी क्लाउड हो यानी कि बादल हो, देखो कितना ही काला बादल हो, ठीक है ना, काले काले बादल, लेकिन हर काले बादल में ये जो किनारे किनारे की सिल्वर लाइनिंग होती है, दिख रहा है, चमकदार लाइनिंग जो होती है, इसको बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सिल्वर लाइनिंग, इसको बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, बोलते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है, बोलते हैं ना, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है, अंधेरे के बाद नहीं, हर रात के बाद, हर रात के बाद सवेरा होता है, बोलते हैं ना, सवेरा होता है। ये हम कब यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करते हैं, है ना, जैसे, या फिर हम कहते हैं ना कई बार कि मतलब हर बुरी चीज में कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है, हर बुरी चीज में कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी होती है। मतलब बादल कितने भी काले हो लेकिन उनमें भी सिल्वर लाइनिंग है, चमकदार लाइनिंग है। देखो बादल काले और सिल्वर लाइनिंग क्या है, चमकदार, तो दोनों ऑपोजिट है। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी को समझाते हैं ना कि भाई देख, माना कि माँ बाप ने तुझे डांटा
तुझे मारा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि उनकी जो डांट है ना, तुझे अनप्लेजेंट लग रही है, तुझे खराब लग रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कुछ अच्छाई छुपी हुई है, उसके अंदर क्या है, कुछ अच्छाई छुपी हुई है। इसके लिए एक और इडियम सिमिलर सा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, सिमिलर सा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब डिस्गाइज का मतलब भेष बदल के, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके लिए वास्तव में अच्छी है लेकिन देखने में आपको बुरी लग रही है। जैसे नीम का पत्ता कड़वा है, और चलो नीम का पत्ता क्या होता है, कड़वा होता है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो, असल में जब आप उसको पीते हो तो आपको फायदा ही तो होता है ना, तो आपको मतलब टेस्ट में कड़वा लग रहा है लेकिन है वो आपके लिए फायदेमंद, यानी कि वो क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपने स्वर्ग मूवी देखी है, देखिए अच्छा एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो कौन सा हीरो होता है, वो है वो हीरो का नाम भी भूल गया हूँ मैं, पता नहीं, जो होता है, जो मालिक होता है, वो गोविंदा को भगा देता है अपने घर से चोरी का इल्जाम लगा के। तो देखने में तो बहुत बुरा है ये कि यार उसने चोरी का इल्जाम कैसे लगा दिया, गोविंदा तो चोरी कर नहीं सकता, वो तो इतना मानता था उसको, है ना, तो बहुत बुरा काम हुआ, ये बहुत बुरी चीज़ हुई, लेकिन उसके पीछे एक अच्छाई है, उसने क्यों भगाया, ताकि उसको बुरी परिस्थिति में ना रहना पड़े, उसके जो भाई बहन थे वो लोग उसको परेशान ना करें, है ना, तो इसी के लिए यूज़ करते हैं क्या, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो उसने जो उसको घर से भगाया वो उसके लिए क्या साबित हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि ना वो मुंबई जाता, ना वो हीरो बनता, बम बम बम्बई बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई, ठीक है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाता, ठीक है ना, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। तो एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, यानी कि एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, कि हर अनप्लेजेंट सिचुएशन का एक पॉजिटिव साइड होता ही है। समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन टू ब्राइब, नहीं ये गलत है, ये गलत छप गया यहाँ पर, ठीक है, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है भाई, यहीं तक है ये, ठीक है। समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छी बात जरूर निकल कर आएगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ऑल्दो लूजिंग हिज जॉब वॉज टफ, जॉब को लूज करना उसके लिए टफ था, टॉम सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी, टॉम ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, टू परस्यू हिज पैशन, प्रूविंग दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, उसने प्रूव कर दिया कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। जॉब से उसको निकाला गया, उसके लिए हालांकि वो बुरी चीज़ थी, लेकिन उसमें भी एक अच्छाई थी कि उसने अपने पैशन को फॉलो किया और वो और भी बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। तो उसने साबित कर दिया कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। और कितना कर लिया हमने भाई, इसको 30 कर दिया हमने आज की क्लास में, ठीक है, 30 कर दिया है ना, चलो 40 कर देते हैं, ताकि 4 क्लास के अंदर टारगेट मैंने किया था, तो 40 कर देते ताकि खत्म हो जाए 4 क्लास के अंदर। ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, रिश्वत देना। देखो पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, है ना, तो कोई आपसे अगर ऐसे हाथ मिलाने आया है ना, और उसके हाथ में मान लो ग्रीस लगी है, ग्रीस जानते हो ना, वो काला काला सा एक होता है, लिक्विड जैसा होता है, ठीक है, जो उसमें साइकिल की चेन वगैरह में और बाइक की चेन वगैरह में लगाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीस। तो किसी ने आपसे हाथ मिलाया और उसके हाथ में पैसा भी था, ग्रीस भी थी, पैसा भी था, वो आपसे हाथ मिलाने के बहाने आपके हाथ में पैसा दे गया, और पैसे के साथ साथ आपके हाथ में ग्रीस भी लग गई, ऐसे याद रखो, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब किसी को रिश्वत देना, मतलब किसी की हथेली में चुपचाप पैसा पकड़ा देना। तो चुपचाप पैसा कब पकड़ा देना, जब रिश्वत का पैसा होता है। ग्रीस द पाम का मतलब टू ब्राइब डिस्क्रीटली, या फिर टू ब्राइब समवन। द बिजनेसमैन ट्राई टू ग्रीस द पाम ऑफ द कस्टम ऑफिसर, उसने कोशिश की क्या करने की, टू ग्रीस द पाम, यानी कि रिश्वत देने की, किसको, कस्टम ऑफिसर को। टू एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, स्पीड अप, स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। द क्लियरेंस प्रोसेस फॉर हिज गुड्स, मतलब उसके सामान का जो क्लियरेंस प्रोसेस था, जो कस्टम ऑफिसर था उसने उसको, मतलब बिजनेसमैन ने उसको रिश्वत दी कि भैया मेरा जो ये क्लियरेंस पर प्रोसेस का जो काम है इसको थोड़ा सा क्या किया जाए, तेजी से बढ़ाया जाए ताकि मैं और काम कर सकूं, ठीक है। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है, देखो हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव, आपका जो हैंड है वो ग्लव के अंदर है, तो आपके हैंड और ग्लव में देखो कितना एक एक मजबूत संबंध बन गया, या फिर कह सकते हो हैंड एंड ग्लव, यानी कि जैसे हाथ और ग्लव्स, जैसे हाथ और ग्लव्स में कितना गहरा रिश्ता है, दोनों कितने मतलब एक दूसरे से संबंधित है किस तरीके से, है ना, बिल्कुल क्लोज रिलेटेड है। तो इसका यही मतलब होता है इन क्लोज एसोसिएशन, या फिर इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, खास करके किसी बुरी चीज को करने के लिए जब आप किसी से पार्टनरशिप करते हो, आप उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हो, क्लोज एसोसिएशन में आते हो, तो क्या बोलेंगे, हैंड एंड ग्लव। जैसे कि ये दोनों आदमी जो है ना, अगर मैं इनके लिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों जो है ना हैंड एंड ग्लव है, हैंड एंड ग्लव का क्या मतलब हुआ कि अगर इनमें से एक हाथ है तो एक ग्लव है, मतलब किसी काम में दोनों शामिल है, किसी काम में दोनों शामिल है। वेरी इंटीमेट टर्म्स, सारा एंड टॉम वर्क हैंड इन ग्लव, सारा और टॉम जो है कैसे काम करते हैं, हैंड इन ग्लव, मतलब क्लोज एसोसिएशन में, दोनों साथ साथ काम करते हैं किसी भी काम को। ऑन ऑल देयर प्रोजेक्ट्स मेकिंग देम अ हाईली एफिशिएंट टीम,
मतलब दोनों हैंड इन ग्लव काम करते हैं। हैंड इन ग्लव का मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं, एसोसिएशन में काम करते हैं, ठीक है, जैसे हैंड और ग्लव का संबंध होता है क्लोज। अगला, इन हाई या गुड स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स, ये तो आपको सिंपल सी पता है। इन हाई स्पिरिट्स, अगर कोई बंदा हाई स्पिरिट्स में है, इसका मतलब वो क्या है, फुल ऑफ होप, उसके अंदर आशा भरी हुई है, एंड एंथुजियाज्म, उत्साह भरा हुआ है, वो बंदा बहुत जॉयफुल है, मतलब खुशियां मना रहा है, चीयरफुल है बहुत ज़्यादा, मतलब खुश है, एंड इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या है, प्रसन्न है, सिंपल है। डिस्पाइट द रेनी वेदर, एवरीवन एट द पिकनिक वॉज इन हाई स्पिरिट्स, सभी के सभी क्या थे, हाई स्पिरिट्स में, मतलब बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रसन्न थे, एंथुजियास्टिक थे, जॉयफुल थे, चीयरफुल थे, उसको बोलते हैं इन हाई स्पिरिट्स या इन गुड स्पिरिट्स, ठीक है। अगला, कीप एट आर्म्स लेंथ, बोलते हैं ना कि बेटा, घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा ऐसे लोगों से ना एक हाथ की दूरी पे रहा करो, एक हाथ की दूरी पे, तो कीप एट एन आर्म्स लेंथ यानी कि टू बी एट डिस्टेंस विद समवन। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है कि एक ही हाथ की दूरी पर, इसका मीनिंग है कि किसी से दूरी बना के रखना, अब चाहे वो किसी इंसान से हो, चाहे किसी एक्टिविटी से हो, ठीक है। टू बी एट डिस्टेंस विद समवन या अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, किसी से दोस्ती करना, अवॉइड करना, मतलब दोस्ती करना, अवॉइड करना, दोस्ती नहीं करना मतलब, ठीक है, या किसी को अपने से दूर रखना, किसी को अपने से क्या रखना, डिस्टेंस पे रखना, उसको बोलते हैं कीप एट एन आर्म्स लेंथ। आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट शी डिसाइडेड टू कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, आर्ग्यूमेंट होने के बाद में उसने डिसाइड किया कि वो उसको अपने से क्या रखेगी, दूर रखेगी, एट एन आर्म्स लेंथ, टू अवॉइड एनी फर्दर कॉन्फ्लिक्ट, ताकि कोई और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद या झगड़ा ना हो भाई, ठीक है। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तनाव देना, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तनाव देना या थकाना, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं, आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है, आपने उसको थका दिया, मतलब आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे किया जाए, आपने स्ट्रेन कर दिया अपने बॉडी के हर नर्व को, मतलब आपने क्या किया, किसी काम को करने के पीछे बहुत मेहनत किया, बहुत आपने उसके बारे में सोचा, तो क्या क्या मीनिंग बनेगी, वर्क वेरी हार्ड या टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, यानी कि अपना पूरा प्रयास लगा देना, आपने अपने पूरी बॉडी के नर्व को स्ट्रेन कर दिया, मतलब आपने बहुत ज़्यादा कठिन वर्क कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा दिया। इन ऑर्डर टू मीट द टाइट डेडलाइन, जो डेडलाइन था उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए द टीम स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, टीम ने क्या किया, अपने सारे नर्व को स्ट्रेन किया, मतलब अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, अटमोस्ट एफर्ट लगा दिया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, प्रोजेक्ट को समय पर खत्म करने के लिए। थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड, मान के चलो एक इस तरीके से बोर्ड लगा होता है ना ट्राइंगल में, और इस पर लिखा होता है कॉशन, कॉशन का मतलब सावधानी, इस पर लिखा होता है कॉशन, और उसके नीचे लिखा होता है कि आगे जो है ना, आगे जंगली जानवर, तो कृपया करके मतलब पैदल ना चलें, जो कवर्ड गाड़ी होती है उसी में जाएं, ऐसे कॉशन लिखा। और किसी ने क्या किया, एक कॉशन को निकाला और इसको थ्रो कर दिया टू द विंड, मतलब हवा में फेंक दिया, भागे ऐसे, तो इसका क्या मतलब हुआ, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, अरे रिस्क गया भाड़ में, हम तो अपनी मर्जी से क्या करेंगे भैया, काम करेंगे। क्या किया, कॉशन को निकाल के थ्रो कर दिया हवा में, विंड में, भाग यहाँ से, कोई कॉशन वॉशन कुछ नहीं, यानी कि किसी काम को बिना किसी रिस्क के मतलब कर देना, विदाउट वरिंग मतलब बिना रिस्क की चिंता किए कर देना, या टू बिहेव रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब लापरवाही, अब देखो ये काम तो लापरवाही का है ना, तो लापरवाही से बिहेव करना, लापरवाही से बिहेव करना। टू थ्रो कॉशन टू द विंड, याद करने का तरीका, यानी कि जो कॉशन का बोर्ड है, जो कॉशन का बोर्ड है ना, इसको उठाकर क्या कर दिया, फेंक दिया विंड में, हवा में, भाग यहाँ से। डिसाइडिंग टू थ्रो कॉशन टू द विंड, दे बुक्ड अ लास्ट मिनट ट्रिप टू अ ट्रॉपिकल आइलैंड विदाउट वरिंग अबाउट द कॉस्ट और देयर वर्क कमिटमेंट्स, मतलब उन्होंने क्या किया, कॉशन को उठा के विंड में फेंक दिया, और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे एक ट्रिप जो थी वो डिसाइड कर ली ट्रॉपिकल आइलैंड पे जाने की, बिना चिंता किए कि कितना खर्चा आएगा, काम रुकेगा या कैसे होगा काम, बिना चिंता के, मतलब बिना किसी बात की चिंता के उन्होंने काम को किया, मतलब दे थ्रू कॉशन टू द विंड, ठीक है। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई का सिंपल सा मतलब होता है अपनी गलती मान लेना। टू ईट अ हम्बल पाई मतलब हम्बल बन जाना, हम्बल पाई का मतलब आपने जो केक है, जो पाई अब आपने खा लिया और आप क्या बन गए, हम्बल बन गए, मतलब आपने अपनी गलती मान ली। एक इंसान हम्बल तभी कहलाता है ना जब वो इंसान अपनी गलती माने, उसने कुछ गलत किया तो उसको एक्सेप्ट करे, अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीखे कि हाँ चलो भाई आपने मुझे हरा दिया, तभी इसको हम्बल कहेंगे। अगर वो नहीं ऐसे कैसे हरा दिया, आज मैं खाना खा के नहीं आया था, ठीक है, आज मैं खाना खा के नहीं आया था, तो लोग उसको उल्टा सीधा कहेंगे, हम्बल तो कोई नहीं कहेगा उसको, या अपनी गलती नहीं मान रहा, नहीं मेरी गलती थी नहीं, तो लोग उसको कभी भी हम्बल तो नहीं कहेंगे। लेकिन आप चुपचाप हम्बल पाई खा लिए मतलब आप हम्बल बन गए, ठीक है, यानी कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिए, हार एक्सेप्ट कर लिए। टू एक्सेप्ट डिफीट, सफ़र ह्यूमिलिएशन, किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया, ठीक है, और आप ह्यूमिलिएशन चुपचाप सह गए। या फिर हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, मतलब हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर मतलब जब आप प्रेशर में आए तो आपने अपने आप को
मतलब समर्पित कर दिया, हाँ चलो ठीक है यार मैं आ गया प्रेशर में, डट के खड़े नहीं रहे, ठीक है, प्रेशर में आप निकल लिए। निकल लिए का मतलब मर गए नहीं, मतलब उस प्रेशर के अंदर दब के, मतलब जो इंसान आपसे चाहता था करवाना वो आपने कर दिया कि चलो यार मुसीबत से पीछा छूटे, मैंने हम्बल पाई खा लिया, मतलब मैं हार स्वीकार करता हूँ, ठीक है। टू अपोलोजाइज हम्बली, या फिर मैंने क्या बताया, अपनी गलती को मान लेना और क्षमा मांग लेना, ठीक है। आफ्टर बोस्टिंग दैट ही कुड इजीली कंप्लीट द प्रोजेक्ट, बोस्ट का मतलब डींगे मारना, ठीक है। दैट ही कुड इजीली कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन हिज ओन, उसने डींगे मार दी कि मैं प्रोजेक्ट अपने आप में खत्म कर सकता हूँ अकेला। ही हैड टू ईट हम्बल पाई, लेकिन बाद में उसको हम्बल पाई खाना पड़ा, यानी कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ा अपनी हार, या फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, अपोलोजाइज करना पड़ा, ठीक है। एंड आस्क फॉर हिज टीम्स हेल्प, टीम से हेल्प मांगनी पड़ेगी, चलो भाई ठीक है मैं हार मानता हूँ, मेरी हेल्प कर दो, यानी कि आई एम रेडी टू ईट हम्बल पाई, आई एम रेडी टू ईट हम्बल पाई, ठीक है। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, ये स्ट्रक्चर भी याद करना, वंस विट्स, इसका मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड, मतलब आपका जो विट है, विट का मतलब चतुराई, विट का मतलब क्या है, चतुराई, ठीक है। वो उसका क्या हो गया, एंड हो गया, उसका क्या हो गया, एंड, यानी कि आपकी चतुराई खत्म हो गई, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करना है, कैसे करना है ना, कंप्लीटली आप कंफ्यूज हो चुके हो, कंप्लीटली कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड, ठीक है। इसी को बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। आफ्टर ट्राइंग एवरी पॉसिबल सोल्यूशन टू फिक्स द लीकिंग रूफ, मतलब छत से जो पानी टपक रहा था उसको ठीक करने का सारा प्रयास कर लिया, ही वॉज एट इज विट्स एंड, लेकिन लास्ट में ही वॉज एट इज विट्स एंड फाइनली कॉल्ड अ प्रोफेशनल फॉर हेल्प, और लास्ट में उसने हार मान के एक प्रोफेशनल व्यक्ति को बुला ही लिया, मतलब लास्ट में वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया पूरी तरीके से, परप्लेक्स्ड हो गया, ठीक है, समझ ही नहीं आया क्या करना है। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी कि हवाई किले बनाना, सुना है आपने, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, हवा में किले बना सकते हो। कैसल का मतलब क्या होता है, किला होता है ना, दिखाते होंगे वो अलादीन वाली फिल्मों में ऐसे करके किले बने होते हैं, कैसे बने होते हैं पता भी नहीं है मुझे, तो ऐसे करके किले बने होते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, डिज्नी वगैरह में आप देखते हो, है ना, किले बने होते हैं ऐसे करके। तो टू बिल्ड कैसल इन द एयर, यानी कि हवाई किले बनाना, हवा में किले बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, इसका मतलब क्या देखना, दिन में सपने देखना, डे ड्रीम। हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, मतलब आपके आइडियाज ऐसे हैं जो अनरियलिस्टिक है, मतलब आप कुछ ऐसा आइडिया अपने दिमाग में लेके चल रहे हो जो रियल हो ही नहीं सकता, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग कैसल इन द एयर, यू आर बिल्डिंग कैसल इन द एयर, ठीक है। जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया है कि यार एक काम करते हैं, कुछ ऐसा किया जाए, एक ऐसा यंत्र बनाया जाए कि इंसान पे ना ऐसे लाइट मारी जाए इंसान छोटा हो जाए, लाइट मारी जाए फिर इंसान बड़ा हो जाए, डोरेमोन के पास एक ऐसा यंत्र था, आपको अगर पता हो, है ना। तो आपका ये जो आइडिया है ये अनरियलिस्टिक है, मतलब यू आर डे ड्रीमिंग, या फिर कह सकते हो यू आर बिल्डिंग कैसल इन द एयर टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, ये और होप्स अलग है, और अलग है, होप्स अलग है, ठीक है। मतलब ऐसे ड्रीम्स देखना या ऐसे होप्स पाल लेना जो कि इम्पॉसिबल है, तो उसको बोलते हैं बिल्ड कैसल इन द एयर। इंस्टेड ऑफ वर्किंग टूवर्ड्स अचीवेबल गोल्स, मतलब जो अचीवेबल गोल्स है जिनको अचीव किया जा सकता है उसके प्रति कार्य नहीं कर रहे हो, बल्कि ही स्पेंट हिज टाइम, बल्कि उसने अपना जो टाइम है वो कहाँ स्पेंड किया, बिल्डिंग कैसल इन द एयर, मतलब ऐसी चीज़ों को सोचने में उसने अपना टाइम स्पेंड किया जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ मिलियनर ओवरनाइट, मतलब एक ही रात में मिलियनर बनने का सपना उसने देखा, और जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है, ही इज बिल्डिंग अ कैसल इन द एयर, ठीक है। बर्न वंस ब्रिजेस या बोट्स, बर्न वंस ब्रिजेस या बोट, मान लो आप एक टापू पे गए हो, मतलब आप एक आइलैंड पे गए हो और यहाँ जाके अपनी बोट को आपने बर्न कर दिया, अपनी बोट को आपने जला दिया। आप एक आइलैंड पे गए और आइलैंड पे जाने के बाद आपने अपनी बोट को जला दिया, तो आपने क्या किया, या आपने ब्रिज को ही जला दिया, जिस ब्रिज से आप आए हो उस तरफ गए हो, उस ब्रिज को आपने जला दिया, तो आपने क्या किया, अपने वापस लौटने की अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। तो क्या इसका मीनिंग है, टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशंस, मतलब सारे संबंध खत्म कर देना। टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, मतलब पिछली सिचुएशन पर लौटना जो है वो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, अगर आपने क्या कर दिया, अपने ब्रिज या बोट को बर्न कर दिया। रियलाइजिंग दैट ही डिडंट वांट टू गो बैक टू हिज ओल्ड जॉब, मतलब जब उसको रियलाइज हुआ कि वो अपनी वापस जॉब, पुरानी वाली जॉब में नहीं जाना चाहता था, ही डिसाइडेड टू बर्न हिज ब्रिजेस बाय ओपनली क्रिटिसाइजिंग द कंपनीज मैनेजमेंट इन हिज रेजिग्नेशन लेटर, मतलब उसको पता था कि मैं इस कंपनी में वापस नहीं आऊंगा, तो उसने क्या किया, रेजिग्नेशन लेटर में ना मैनेजमेंट को सबको गाली भर भर के दे दी, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो अपने वापस आने के सारे रास्ते बंद करना है, ही इज बर्निंग हिज बोट, बंद कर रहा है ना अपने रास्ते, क्योंकि अब वो चाहकर भी वापस नहीं आ पाएगा जॉब में, तो ही इज बर्निंग हिज बोट या ही इज बर्निंग हिज ब्रिजेस, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में काफ़ी सारे जो है इडियम्स हम लोगों ने किए, 40 के आसपास हमने इडियम्स आज की क्लास में किए, अगला हम कल की क्लास में करेंगे बाकी, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, खूब मन लगा के पढ़ो, और एक चीज़ और,
वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको क्लास कैसी लगी, ज़रूर बता के जाना। आप जब तक बता के नहीं जाओगे ना तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर मेरा मन नहीं करता ना पढ़ाने का, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं यूट्यूब पे आके पढ़ा रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, फिर आप लोगों को कमेंट ना देखूँ, आप लोग शेयर ना करो, फिर मेरा ना मन ऐसा होता है कि यार छोड़ो क्या करना है, मन नहीं करता है फिर मेरा, है ना। तो इसलिए कमेंट करके जाया करो, लाइक कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आती है, अगर क्लासेस आपको समझ आती है, ठीक है। मिलूंगा मैं आपसे अगले पार्ट में ग्रामर के साथ या वोकैब के साथ, जैसा भी होगा, ठीक है। आप लोग तब तक पढ़ते रहो, खूब तरक्की करो भाई, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ।